हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स ब्रेन सेल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमरिज्म इन इंडिया एंड रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेजर्स टेकन फॉर कंज्यूमरिज्म। क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स या मेजर्स लिए गए थे कंज्यूमरिज्म के रिगार्डिंग। वो कौन कौन से मेजर्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे? तो फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स, सेकंड इज योर एनकरेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव वर्ड से आप क्या समझते हो? लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी लॉ फॉर्मुलेट किए गए थे किसके रिगार्डिंग? कंज्यूमर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, उनको इंक्लूड किया गया है लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंडर। अब क्या है, लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंडर करीब करीब अराउंड 50 लॉज जो है वो बनाए गए हैं फॉर द कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। तो इनमें से कुछ एक्ट है, जैसे हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया 1930, इंडस्ट्रियल एक्ट हो गया 1951, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जितने भी जो लॉज है वो बनाए गए थे वो हमारे किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे हमारे लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंडर। अब सेकंड आता है हमारा एनकरेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर। देखो अब क्या हुआ था कि नो डाउट कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना वो पब्लिक सेक्टर को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, बट सम स्पेशल एफर्ट्स किए गए थे 1956 में। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। अब पब्लिक सेक्टर को क्यों एनकरेज किया गया था, इसके कुछ रीजंस हैं। तो क्या रीजंस रहे थे जिसके रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया गया था? तो सबसे पहले है कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट मतलब कंट्रीब्यूशन करता है किसमें? इन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कंट्री में। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है? वो एक अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कंट्री में। ठीक है, तो सेकंड हमारा रीजंस क्या है कि गुड्स जो है ना, अब देखो जो भी हमारे सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या जो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उसमें हमें क्या होता है, जो गुड्स मिलते हैं या सर्विसेज मिलते हैं वो हमें रीजनेबल प्राइसेस पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजंस रहा था। द गवर्नमेंट मेक एफर्ट्स टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस थ्रू दिस सेक्टर। थर्ड हमारा रीजन है टू इंक्रीज द कंज्यूमर्स वेलफेयर, कंज्यूमर के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड है हमारा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोलिस्टिक पावर को चेक करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया गया था। ये हमारे रीजंस थे कि क्यों पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया गया था इंडिया में। अब थर्ड हमारा आता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एट प्रेजेंट क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही एस्टेब्लिश नहीं किए गए थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, बट कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ना वो इसके लिए काम करते हैं। किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा इंडियन कंज्यूमर काउंसिल है, भारतीय उपभोक्ता सभा, भारतीय उपभोक्ता परिषद, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिर इसके कुछ एग्जाम और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा हो गया CAI मतलब कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर हमारा AICPI हो गया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, या वॉइस है एक, और भी बहुत सारे हैं, जैसे नागरिक अदालत हो गई हुगली में ये। ठीक है, इंडियन कंज्यूमर काउंसिल, ये सारे हमारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के। एंड एट प्रेजेंट 500 से भी ज़्यादा जो है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। एंड आई थिंक इसकी जो नंबर है वो शायद 500 से बढ़कर मे बी 700 हो गया है। ठीक है, तो ओवर 700 जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं। और ये जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक अपना क्रूशियल रोल
जो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करती हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या ये काम करती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन जो होती है, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट जो भी गुड्स वगैरह में होती है, तो उनके रिगार्डिंग जो है ना ये प्रोटेक्ट करती है किसको, कंज्यूमर को। सेकंड आता है कि हमारा अगर कोई भी मतलब लीगल सपोर्ट चाहिए कंज्यूमर को, या फिर उनको मतलब लॉज के रिगार्डिंग उनको एडवाइस करना। ठीक है। तो हेल्पफुल इन फाइलिंग शूट्स, शूट्स मतलब केसेस वगैरह फाइल करने में ये हमारी हेल्प करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीगल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है ये कंज्यूमर्स को। थर्ड है हमारा टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स की टेस्टिंग में भी ये हमारी हेल्प करती है। गुड्स की जो सैम्पलिंग होती है, सैंपल्स की जो टेस्टिंग होती है उसमें ये हमारी हेल्प करती है। फिर हमारा कंज्यूमर्स को जो है ना ये एजुकेट, या मीन्स उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है कि लॉज के रिगार्डिंग, या फिर उनके राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कंज्यूमर्स की। ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग भी ये कंज्यूमर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फिर फिफ्थ है हमारा टू रेज वॉइस अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस। जो भी मतलब अनरीजनेबल प्राइसेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं कंज्यूमर से, तो उनके रिगार्डिंग भी वॉइस रेज करने में ये हेल्प करती है। कौन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। फिर ये जो जो भी मतलब हमारे ये लॉज वगैरह, कोई भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को रिगार्डिंग देयर लॉज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उनको भी ये जो है ना वो हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो ये हमारे सारे फंक्शंस थे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड फॉर कंज्यूमरिज्म। हमें कंज्यूमरिज्म की नीड क्यों पड़ी। तो अब देखो क्या हो गया था कि जो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन का जो लेवल था, कंज्यूमर्स का जो शोषण था वो बहुत ज़्यादा होने लगा था, वो बढ़ गया था। तो इसलिए हमें कंज्यूमरिज्म की ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ था कि अब सिर्फ जो है ना प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर भी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने लगी थी। ठीक है। तो कंज्यूमर्स को इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमरिज्म की ज़रूरत पड़ी। सो हमारी कौन कौन सी हैं, सबसे पहला हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अब आगे देखो, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब कोई भी गुड्स में मिलावट वगैरह होती है उनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। होर्डिंग एंड स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की जो स्कैरसिटी या होर्डिंग कर ली जाती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। अनरीजनेबल हाई प्राइसेस चार्ज कर लिए जाते हैं कंज्यूमर्स से। या फिर जो आफ्टर सेल सर्विसेज, अब क्या होता है कि अगर कोई भी रिटेलर है वो मतलब कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिनाई कर देता है, मना कर देता है। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग, या फिर अगला है हमारा डुप्लीकेट एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कंज्यूमर्स को, या मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। या फिर कोई मतलब बिल वगैरह है उसको इश्यू नहीं किया जाता, या फिर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग या डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं गुड्स के रिगार्डिंग वो शो की जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों की रिगार्डिंग जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को कंज्यूमरिज्म की हमें ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। वैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द कोपरा एक्ट 2019 में भी कुछ इसको एक्सप्लेन किया गया। देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट करती हैं किसी अनफेयर मेथड का, किसी अनफेयर मेथड का या डिसिप्टिव एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा। लॉ के द्वारा क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम इसको बोलते हैं। एंड ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो आपको ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, या फिर आपका कोई एजुकेशन सेक्टर हो। ठीक है। या फिर कोई फूड सेक्टर हो, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो देखने को मिलती हैं।
अभी आप देखते होंगे कि जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के काफ़ी सारे केसेस आपको जो है ना वो सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के क्यों इतने फ्रिक्वेंट या वाइड स्प्रेड जो इंसिडेंट्स हैं देखने को मिलते हैं। सो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमारा जब से ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से हमारे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के जो केस है वो जो है ना वो बढ़ गए हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी इसका एक कारण हो सकता है, कि जब से टेक्नोलॉजी में मतलब इनोवेशंस हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी तब से आई है जब से हमारे जो है ना मतलब लोगों के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना जो है वो ईजी हो गया है। ठीक है, ईजी हो गया है उन लोगों के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं एक और रीज़न हमारा जैसे हो सकता है कि लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से जो है ना वो इंडिया में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है ना वो फ्रिक्वेंट या वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में कंडक्ट होती हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा जो है ना वो प्राइस जो है वो इससे इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो हमारी क्वालिटी है गुड्स की या सर्विसेज की जो क्वालिटी है उस पर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर हमारी जो भी एमएसएमई है, जैसे हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वो भी इम्पैक्ट होंगे इस चीज़ से। या फिर कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है, कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो भी इस चीज़ से इम्पैक्ट हो सकता है, उसका भी एक बैड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंज्यूमर का ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके गुड्स या सर्विसेज में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुडविल भी इम्पैक्ट हो सकती है आपके बिजनेस की अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट करते हैं। तो गुडविल का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि जो मैगी है वो 2015 में बैन हो गई थी। सुना है आपने? सुना ही होगा, ये केस तो बहुत फेमिलियर है ये। जो मैगी है वो 2015 में बैन हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेड की जो क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा पाई गई थी। ठीक है, मतलब परमिसिबल क्वांटिटी से ज़्यादा मात्रा में लेड जो है वो इसमें पाया गया था। सो इस पे काफ़ी सारे सवाल उठने लगे। ठीक है, तो इस मैगी कंपनी को क्या हुआ था कि 6 वीक्स 6 वीक्स का जो है ना वो इनको टाइम मिला था खुद को और अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रूव करना था इनको। ये पास तो हो गई थी उस मतलब जो भी इनको टाइम मिला था ये उस चीज़ में पास तो हो गई थी। बट जब मैगी जब है ना वापस आई तो उसने पहली बार जो अपने है ना 3 डिकेड्स में लॉस एक्सपीरियंस किया था। और साथ में अब लॉस एक्सपीरियंस किया था, एक तो कंपनी को लॉस हो गया, साथ में उस टाइम पर जो कॉम्पिटिटर्स थे वो भी बढ़ गए थे। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया था। जैसे आपने सुना होगा ये जो यिप्पी नूडल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बाबा रामदेव की ये पतंजलि की जो आटा नूडल्स हैं वो भी इस टाइम पर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। काफ़ी इसकी जो सेल है वो बढ़ गई थी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स बढ़ गई थी उस टाइम पर मैगी की, एंड मैगी को रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, सो अल्टीमेट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो मार्केट में कंडक्ट की जाती है तो वो आपकी गुडविल या फिर हम बोल सकते हैं कॉरपोरेट इमेज को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये हमारा कंसेप्ट था आज का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, एंड इसकी कंज्यूमरिज्म की एक दो टॉपिक्स और रहते हैं, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में कंज्यूमरिज्म का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करवा दूँ। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच।